देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। है ना। इसमें आपको बताया जाएगा कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस तरीके से होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल कब ज़्यादा होता है, किस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन इजीली हो जाती है। इस पे बहुत क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। ये आपने एक एल्कोहल ले ली। आप जानते हैं ग्रुप के कोई भी ग्रुप हो उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है और उसके अगला वाला बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। आपने क्या करा, इसका रिएक्शन करवा दिया। ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। अगर आपने टेम्परेचर ले लिया 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो क्या होगा, ये कौन सा एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग, मतलब वाटर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का निकलना क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मीन्स वाटर का। तो देखिए कैसे वाटर निकलता है। अल्फा वाले कार्बन से तो OH निकलता है और बीटा वाले से H निकलता है। तो ये H OH लेके चला गया, तो बताइए बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, डबल बॉन्ड आ गया, है ना, एल्कीन बन गई। तो ये आपने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होते हुए देखा, क्या बना। अगर मान लो मैं इसकी बजाय टेम्परेचर बदल देता, 2 मॉलिक्यूल ले लेता, यही कंसंट्रेटेड H2SO4 लेता, लेकिन टेम्परेचर 140 कर देता, तो ये तो मालूम है इसका काम है वाटर निकालना। अब ऐसे वाटर निकलेगा, स्टाइल देखते जाइए बस। तो क्या बनेगा, C2H5OC2H5। तो 140 पे ईथर बनती है और इस टेम्परेचर पे एल्कीन बनती है। निकलना वाटर ही है इसकी प्रेजेंस में, केवल स्टाइल बदल रही है। और मान लीजिए यही रिएक्शन द्वारा से हुआ, H2SO4 ले लिया, उसको मैंने ऐसे लिख लिया है, लेकिन टेम्परेचर कर दिया 100। सब अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहे हैं, तो अब भी वाटर निकलेगा, लेकिन अब ये इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें। अभी तक रीजेंट का काम कर रहा था, अब इन्वॉल्व हो गया, निकला वाटर। तो ये बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें क्या बना था, इथॉक्सी ईथेन या डाई इथाइल ईथर, कुछ भी लिख लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं। ये तीनों रिएक्शन बहुत ही कीमती है। समझ गए। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, और किसी ने कहा साहब इसका आप अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन कराइए, 160 से 170 डिग्री,
140 और 100 कंसंट्रेटेड H2SO4 सग में लिया है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बताइए 160 पे कैसे वाटर निकलता था? ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन और उसके बगल में सिमेट्री है, चाहे इसको बीटा मान लो चाहे इसे। तो आप देख रहे हो क्या होता है इसमें, अल्फा से तो OH निकलता है और बीटा में सिमेट्री है, यहां से H निकलता है। तो H OH लेके चला गया तो यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एल्कीन बन गई। तो 160 से 170 पे एल्कीन बनता है। जब एक चीज अल्फा से निकले और एक चीज बीटा से निकले तो इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप, है ना, विट्सर शॉर्टकट की के नाम से जो मैंने GOC की बनाई है वीडियो, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां ये आपको मिल जाएगा। टाइप ऑफ रिएक्शंस में एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। तो जब एक चीज अल्फा से निकले और एक यहां से निकले बीटा से, तो इसको बीटा एलिमिनेशन या अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह देती है। अब बताइए 140 पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं और वाटर निकाल दो, ईथर बनता है। तो बताइए दो मॉलिक्यूल ले लिए मैंने ऐसे, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल। केवल रिएक्शन को लिखने की स्टाइल देखिएगा। दो मॉलिक्यूल लेने हैं और दोनों के OH आमने सामने रखने हैं। तो मैंने ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, वाटर बाहर निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, बीच में O आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताइए, ईथर बन जाएगा। और अगर आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, 100 तो क्या होता था, वाटर निकल जाता था, H2SO4 में से H निकलता है। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा OH की जगह क्या आ जाएगा, OH की जगह HSO4। तो OH की जगह HSO4 आ गया। तो ये तीनों रिएक्शन ढंग से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हो गया क्लियर? तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं याद रखिए, कंपटीशन में बहुत काम आएगा ये। देखिए अब मान लीजिए मैं इसकी मैकेनिज्म देखने जा रहा हूं। किसकी, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, जिसमें मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। तो देखिए जैसे ये आपने कोई रिएक्शन ले लिया, मान लीजिए इसका आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 पे रिएक्शन करा दिया, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया।
क्या करता है ये? डिहाइड्रेशन। ग्रुप के बगल में अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो बीटा से H और इससे OH, वाटर निकल गया। क्या बन गया? एल्कीन, ईथीन बन गया। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखना है हमें। तो स्टेप फर्स्ट क्या करती हैं? सबसे पहले देखिए, ये लिखा हुआ है आपको मालूम है H2SO4 जो होता है, इसको आप ऐसे अलग करके लिख लीजिएगा। एसिड कौन होता है? जो एचाइन लूज करता है, और एचाइन लूज करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वो किसका काम करता है? वीक कॉन्जुगेट बेस का। मालूम है अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? वीक होगा। तो यहां पर जो आपके पास ये लिखा है, इसमें से मैंने H2SO4 को ऐसे लिख दिया है। एचाइन तो इसके संग रिएक्शन कर रहा है, ये एज इट इज पड़ा हुआ है। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा? O के ऊपर लोन पेयर होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक शेयर इधर करा, एक इधर, 4 बचे रह गए लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये न्यूक्लियोफाइल है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल, और पॉजिटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ऑल कैटाइंस आर इलेक्ट्रोफाइल। तो ये लोन पेयर वाला क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच है। ये गरीब आदमी है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकाल दिया। तो ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या करता है? ये यहाँ अटैक कर देता है। गरीब आदमी जहाँ माल होगा वहाँ अटैक कर देगा। तो क्या बन जाता है साहब? ये बन जाता है, ये इसके संग अटैच हो गया, ये एचाइन यहाँ जाके जुड़ गया। अब तो मैं मालूम है O होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहता है मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, पर आपने तो पॉजिटिव दे दिया, तो ये तो बहुत जबरदस्त अनस्टेबल हो गया। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो नेगेटिव चाहिए, आपने पॉजिटिव दे दिया, तो ये चाहेगा ये हटे यहाँ से। तो ये जो आपके पास बना है इसमें क्या हुआ? एल्कोहल में एचाइन मीन्स प्रोटॉन, वो अटैच हो गया है, तो इसको प्रोटोनेटेड एल्कोहल कहते हैं। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? ये आपके पास जो लिखा है ये कैसा है? अनस्टेबल। तो ये चाहेगा मैं स्टेबल हो जाऊं, तो ये क्या करता है? ये वाटर जो है यहां से रिमूव हो जाता है। तो वाटर जब रिमूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? ये एक्वायर कर लेगा। तो ये क्या होता है? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसको कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये दिखाई दे जाए वाटर के ऊपर प्लस, तो ये अनस्टेबल है, तुरंत वाटर लूज कर देगा। तो ध्यान रख लो, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट का काम करता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए जब इसका डिहाइड्रेशन हो रहा है इस टेम्परेचर पे, तो इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? कार्बोकैटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी कार्बोकैटाइन बने, ध्यान रखना, तो रीअरेंजमेंट होगा। आपको सिखाया गया है पहले, है ना, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 फिनाइल शिफ्ट जीओसी में। तो इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट तभी होता है अगर कार्बोकैटाइन बनता है। तो ध्यान रखना, इस टेम्परेचर पे रीअरेंजमेंट टेक प्लेस।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तभी होगा अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्म में बन रहा है। लास्ट स्टेप देखिए मैकेनिज्म का। ये जो हमारे पास बना है, आपको मालूम है ये कौन है? कैटेलिस्ट है एक तरीके से। तो कैटेलिस्ट होता है रिएक्शन में इन्वॉल्व थोड़ी होता है। तो आपने तो इन्वॉल्व कर लिया इसमें से एच आइन, इसका रिएक्शन करा दिया। कैटाइन ये जैसे कैटेलिस्ट लिया जाता है वैसे ही बाहर निकल जाता है। तो लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें से आपने इसे तो यूज कर लिया, लेकिन ये जो बचा हुआ है क्या है? ये वीक बेस है। तो बेस कौन होता है बताइए? जो एच आइन ले लेता है। जो इलेक्ट्रॉन एच आइन लूज कर दे वो एसिड है, और जो एच आइन ले ले सामने से वो बेस है। तो ये क्या होता है, यहां से ये वाला जो H दिखाई दे रहा है एच आइन की फॉर्म में यहां इसके संग जुड़ जाता है। तो ये एच आइन जो है वो इसके संग अटैच हो गया, तो ये बाहर निकल गया। तो जो कैटेलिस्ट था जैसे लिया था वैसे ही बाहर निकल गया, ईथीन मिल गई। ये इसकी मैकेनिज्म है। लिख लिए? चलिए, तो ध्यान रखिए इसकी मैकेनिज्म जो है इस रिएक्शन की, ये हुआ कैसे। तो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इस रिएक्शन का नाम जो है यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। आप कहेंगे साहब क्यों कहते हैं? E1 का मतलब क्या होता है याद कर लीजिए। E का मतलब है एलिमिनेशन, और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर, है ना। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर क्यों है? देखो, ये जो पहला स्टेप होता है आयन वाला, ये होता है फास्ट स्टेप, और जो जिसमें इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान रख लो, वो हमेशा कौन सा होता है? स्लो स्टेप। तो आपको मालूम है भाई, जो स्लो स्टेप होता है वही तो रेट डिटरमाइन करता है। यही तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, आरडीएस होता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप, आरडीएस। और जो आरडीएस होगा जिसमें इंटरमीडिएट बन रहा है वो स्लो होता है, तो रेट तो यही डिटरमाइन करेगा। तो जो है ये किस पे डिपेंड करता है? एल्कोहल। मतलब इसमें आपको केवल इसे ले लो, या ये इसी से तो बना है, इसको ले लो आप, तो केवल रिएक्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि रेट इज डिपेंड ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो 3-4 बातें इसमें याद रखनी है। आप कहेंगे कौन सी? पहली बात, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। यही रिएक्शन जो होता है इंटरमीडिएट वाला, ये आरडीएस होता है, रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप होता है। जिसमें कार्बोकैटायन बनेगा उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगा, अगर हो पा रहा है तो। आप कहेंगे ये क्या चीज़ है रीअरेंजमेंट? तो आपको पहले जीओसी में, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 प्रकार के रीअरेंजमेंट सिखाए गए हैं, अभी उसका यूज करेंगे हम। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट। ऐसे कैसे लगाते हैं अभी देख लेंगे हम। तो ये इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है, इसलिए रीअरेंजमेंट जरूर होगा, दूसरी बात। तीसरी बात ये है इसके अंदर कि ये E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन क्यों है? क्योंकि इसमें से क्या हुआ रिएक्शन के दौरान? वाटर ही तो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकल गया है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। जो स्लो स्टेप होता है उसी के रिएक्टेंट को लेती है। तो सवाल है ये क्यों नहीं ले लिया? तो भाई ये इसी से तो बन रहा है, तो इसको ले लो इंटरमीडिएट को, या इसे ले लो।
तो बुक्स में ये गिवन है ना, तो कंसंट्रेशन इस पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे लगता है ये मैकेनिज्म आपकी समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमको 4-5 बातें समझ में आ गई हैं, उनको यूज करेंगे अभी हम। देखिए, लिखो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन इजीली हो रहा है, ईज मीन्स इजीली हो रहा है, तो जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपने कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालते हैं, या इसको कार्बोनियम भी बोलते हैं। जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उसका आसानी से डिहाइड्रेशन होगा। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। तो यहां लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, है ना। इंडक्टिव इफेक्ट से देख लेंगे। जैसे ये देखिए, ये आपके पास टर्शरी, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो इसे कहते हैं टर्शरी कार्बन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नाम है टर्शरी या 3 डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मींस कार्बोकैटायन। फिर ये है 2 डिग्री। आपने देखा साहब, ये कार्बन जो है ये 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और ये है प्राइमरी, एक से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब आपको देखना है इन तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है ना। तो फंडा इसका ये है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको सिखाया गया था जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखिए, ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ये भी देता है, याद है आपको, ये भी देता है। तो बताओ, अगर इसको 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, पॉजिटिव को 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, तो बताओ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या कम होगा। एक आदमी पॉजिटिव है, बढ़िया है, उसको 3 डायरेक्शन से नेगेटिव चीज दी जा रही है, गलत चीज दी जा रही है, तो चार्ज ये वाला देखा करो, पॉजिटिव चार्ज कम होगा बढ़ेगा, कम होगा। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल ही हो गया। इसमें 2 ही तरफ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें एक तरफ से। तो आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज, आप सोच रहे होगे ये कौन सा चार्ज, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, क्योंकि मिथाइल प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो बताइए, पॉजिटिव आदमी को 3 डायरेक्शन से नेगेटिव चीज दी जाएगी, इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर आपको 1-2 सवाल और दिए जाएं तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये परेशान कर सकता है आपको। ये आपके पास ये लिखा हुआ है बेंजाइल, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 आ जाए, इसको बेंजाइल कहते हैं, तो इसका नाम है बेंजाइल कार्बोकैटायन। रटना नहीं है, समझ समझ के चलिए, बेंजाइल कार्बोकैटायन। और आपने मान लो ले लिया एलाइल, एलाइल किसे कहते हैं याद है,
है ना। C डबल बॉन्ड C के बाद अगर C आ रहा है, ये वाला sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड C के बाद C आता है, इसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं, ध्यान है। तो ये कहलाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकैटायन। और मान लो आपने एक ले लिया, ये कौन है, अभी अभी पढ़ा है आपने, टर्शरी कार्बोकैटायन। एक ले लिया आपने सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एक ले लिया प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब इन पांचों में आपसे कोई पूछ ले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो देखो आपको मालूम है इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, डबल सिंगल सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई ऐसे चल रहा है। कहने का मतलब इसके अंदर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, लगातार हो रहा है। देखो यहां से भी ले सकते हो, है ना, पाई सिग्मा, फिर उसके बाद देख रहे हो पॉजिटिव भी आ रहा है ना, जैसे पाई फिर सिंगल का मतलब सिग्मा फिर पॉजिटिव, तो ये भी कॉन्जुगेशन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो पाई सिग्मा फिर पाई हो गया कॉन्जुगेशन, फिर पाई सिग्मा पाई फिर कॉन्जुगेशन। तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन इसमें और इसमें बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा अभी कि टर्शरी और बेंजाइल में ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी, यहाँ लिख देता हूँ। फिर आता है बेंजाइल, बस ये दोनों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। देखो इन तीनों में टर्शरी सबसे ज़्यादा था, है ना, क्योंकि चार्ज कम होता जा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन दोनों में अगर मालूम किया जाए तो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, तीन तीन डायरेक्शन। तो इन दोनों में ध्यान रखिए टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन ये। और इसके बाद तो तुम्हें मालूम ही है, इसमें ज़्यादा कॉन्जुगेशन है, इसमें कम है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव कम है, इसमें बहुत सारा है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, ये वाला। तो अब तीसरे नंबर पे ये आ गया एल है। और फिर मालूम है टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का तो ऑर्डर आप ऑलरेडी लिख ही चुके, तो यहाँ लिख लो सेकेंडरी, यहाँ प्राइमरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर आपको आ गया कार्बोकैटाइन का, तो मालूम पड़ गया भाई किसका डिहाइड्रेशन सबसे पहले होगा, है ना। अब आपको क्वेश्चन में लगा के दिखा देता हूं। देखिए मान लीजिए इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टर्शरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये प्राइमरी है। भाई देखो एल्कोहल इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, तो ये टर्शरी कार्बन है, इससे एल्कोहल जुड़ गई, टर्शरी एल्कोहल। तो अगर आपको इसका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मालूम करना है, तो उसका तरीका है आप सबके अंदर से OH निकाल दीजिए, ये लीजिए, तो नेगेटिव चार्ज निकलेगा, पॉजिटिव एक्वायर करता जाएगा। तो कार्बोकैटाइन बना लो पहले। अब बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, अभी अभी पढ़ा है आपने, है ना, टर्शरी सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो इसका डिहाइड्रेशन सबसे तेज होगा। तो बस इसको पलट दो दोबारा से, ये आंसर होगा। कितना आसान है। पहले OH निकाल दीजिएगा, स्टेबिलिटी चेक कर लो, जो ज्यादा स्टेबल है उसका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। अब जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ लूं
कि आपके पास ये लिखा है और आपके पास ये लिखा हुआ है, बताइए इन दोनों में से किसका ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, कौन इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो तरीका क्या है इसका, ये OH हटा दीजिए, कार्बोकैटाइन बना लो। अब बताओ इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इसमें नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें रेजोनेंस है, ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसका स्पीडली होगा डिहाइड्रेशन। तो द्वारा से आप ये लिख दो, बस ये आंसर हो गया। तो अगर आप स्टेबिलिटी देखना सीख गए फिर कोई समस्या नहीं। हो रहा है क्लियर? तो स्टेबिलिटी सीखने के बाद आप बता दोगे किसका डिहाइड्रेशन जल्दी होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड। ये कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन निकलेंगे। आप कहेंगे कैसे निकलेंगे, देख लीजिएगा। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है ऐसे करके, है ना, पेपर में हमने ऐसे लिख दिया कोई क्वेश्चन, मान लो यही ले लिया, ये ले लिया, और इसका मैंने करवा दिया है डिहाइड्रेशन, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये करवा दिया। 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड करा दिए। तो आप बताइए, अभी अभी आपने सीखा था ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन और उसके जो बगल में वो कौन है, बीटा। तो बताओ बीटा एलिमिनेशन में क्या होता था, जब वाटर निकलता है तो OH निकलता है अल्फा से और H निकलता है बीटा से, इधर से या इधर से, तो पहले इधर से निकाल देती है HOH। तो बताइए डबल बॉन्ड आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने H इस वाले बीटा से नहीं निकालकर इससे निकाल दिया, अल्फा से OH निकालना है, बीटा से H निकालना है, निकल गया, बताओ क्या बनेगा। तो बन जाएगा ब्यूटूइन, ये है ब्यूटूइन और ये है ब्यूटवनीन। अब सवाल ये आता है ये मोर स्टेबल है या ये है। तो जब आपको ये चेक करना है ये लेस स्टेबल है ये मोर है, तो ये ज़्यादा बनेगी, बनेंगी दोनों, लेकिन ये ज़्यादा बनेगी, ये लगभग 80% बनती है, ये 20% बनती है। अगर मोर देन वन करेक्ट हो तो आप दोनों पे क्वेश्चन पे टिक मार्क लगाओगे, अगर ओनली वन है तो ये वाला। तो सवाल ये है कि आपको कैसे मालूम ये ज़्यादा है, तो वो ये बताएगा। तो कैसे देखेंगे, आइए, बहुत आसान तरीका है। देखो, आपको C डबल बॉन्ड C के बाद देखना है जो तीसरा C है, इसको बस चेक कर लो आप। इस पर जो H प्रेजेंट होते हैं उनको नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कहते हैं। देखो, किसी ने आपसे कहा कि मेरे पास ये लिखा हुआ है, किसी ने कहा मेरे पास ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये लिखा हुआ है, अब इनमें आपको मालूम करना है अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड कितने हैं।
तो वैसे तो आपको जीओसी में डिटेल में हाइपर कॉन्जुगेशन समझाया गया है, पर आपको कुछ नहीं है, बिल्कुल लेमन स्टाइल में पढ़ना है, आसानी से मालूम पड़ जाएगा। देखो, सी डबल बॉन्ड सी के बाद तीसरा सी चेक करो। देखो, सी डबल बॉन्ड सी के बाद तीसरा, केवल तीसरा देखना है, चौथा पांचवा नहीं। इस पर आप जो भी एच हैं उनको ऐसे टांग लीजिएगा, केवल इस कार्बन को देखो, सी डबल बॉन्ड सी के बाद वाला कार्बन चेक करना है। तो बताइए इस पर कितने एच हैं? 3। तो इनको बोलते हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है या 3 हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड हैं इसके अंदर। और जितने ज्यादा होंगे अल्फा हाइड्रोजन या हाइपर कॉन्जुगेटेड बॉन्ड, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब इन दोनों में चेक करेंगे हम। देखिए, इन दोनों में सी डबल बॉन्ड सी के बाद, सी डबल बॉन्ड सी के बाद इधर भी देख सकते हैं, उधर भी। तो बताओ, इधर भी 3 एच हैं, इधर भी 3 एच हैं, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसमें सी डबल बॉन्ड सी के बाद सी, इसको नहीं देखना है, सी डबल बॉन्ड सी के बाद केवल इस कार्बन को देखना है, तीसरे वाले। तो इस पर कितने एच हैं? 2। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताइए इन दोनों में इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। वैसे इसको सेजफ रूल से भी हम बताएंगे, लेकिन जहां सेजफ रूल भी फेल हो जाता है तब ये काम आ जाता है। देखिए, इस पे देखिए, सी डबल बॉन्ड सी के बाद तीसरा कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी के बाद तीसरा कार्बन, सी डबल बॉन्ड सी के बाद तीसरा कार्बन, और इन पर H कितने हो गए टोटल? 9। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर। अब कोई पूछ ले आपसे इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला हो जाएगा। इस पे आ जाइए, सी डबल बॉन्ड सी के बाद सी या सी डबल बॉन्ड सी के बाद सी, तो बताओ इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये। क्यों? इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये बताया। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। हो रहा है क्लियर? तो इससे चेक कर लो आप बहुत आसानी से, कोई कलाकारी नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए अब आता है साहब, आप अभी अभी चर्चा कर रहे थे कि सेजफ, इसमें टी साइलेंट है, इसे सेटजेफ नहीं बोलते हैं, इसे सेजफ बोलते हैं। तो सेजफ रूल क्या कहता है? सेजफ रूल ये कहता है, देखिए इसी में समझा देता हूं, कि जब किसी एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है, वाटर निकलता है, तो एल्कीन बनती है। वो एल्कीन ज्यादा बनती है जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड अंदर की साइड में है। देखो इस पे नंबरिंग करो 1 नंबर पे, इसमें नंबरिंग करोगे 2 नंबर पे। तो जिसमें डबल बॉन्ड अंदर की साइड में होता है वो ज्यादा बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? लिखो, ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन of alcohol, alkene is obtained in more extent, which is more stable या more substituted। सब्स्टिट्यूटेड, केमिस्ट्री में मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझ गए कि डबल बॉन्ड कहां हो? अंदर की साइड में। तो ये सेजफ रूल कहता है। इसका एग्जाम्पल ये रहा।
हो गया क्लियर? चलिए अब आपको कुछ रीअरेंजमेंट वाले एग्जाम्पल दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए देखिए पहला एग्जाम्पल, ये आपके पास पेपर में ये लिखा हुआ, ये है ब्यूटाइल एल्कोहल, 4 कार्बन है, तो इसको ब्यूटेन 1 ऑल कहते हैं, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल। इसका आपने डिहाइड्रेशन करवा दिया, वैसे ही ले लो। चलो बताइए, इसका अगर मैं डिहाइड्रेशन करवा दूं इस टेम्परेचर पे, क्या होता है? ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, उसके बगल वाला बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा। तो बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? बीटा एलिमिनेशन। मतलब इसमें OH अल्फा से निकलता है और H बीटा से निकलता है, तो वाटर निकल गया। तो आंसर हो गया साहब ये। लेकिन ये गलत है। आप कहेंगे क्यों गलत है? क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट की संभावना है। तो मैंने बताया था अभी कि इस टेम्परेचर पे 4 बातें ध्यान रख लो। कौन सी? पहली, इस टेम्परेचर पे है ना क्या होता है बेटे? कार्बोकैटाइन जो होता है वो इंटरमीडिएट बनता है, और जिसमें भी कार्बोकैटाइन बनेगा, ध्यान रख लेना ऑर्गेनिक में, उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट होगा, कैसे होगा वो चर्चा करेंगे। तीसरा, अब ये भी बताया था कि ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि रेट केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना। ये बातें हम इसके अंदर देखेंगे। तो कार्बोकैटाइन इसमें बनता है, तो रीअरेंजमेंट जरूर होगा अगर पॉसिबिलिटी है तो। आप कहोगे इससे पहले क्यों नहीं रीअरेंजमेंट कर दिया आपने? तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं थी, है ना। आप कहेंगे क्यों नहीं थी? तो देख लो, जैसे मान लो आपके पास ये एक एल्कोहल लिखा हुआ है, या आपके पास एक एल्कोहल ये लिखा है, इसी टाइप के एग्जाम्पल लिए थे अभी। जरा बताना, इसका मैंने कर दिया 160 70, तो ग्रुप के बगल में अल्फा, ये बीटा। तो बताओ बीटा में सिमेट्री है कि नहीं है? यहां से H निकालो या यहां से निकालो, समझे। तो इसमें आपको कार्बो ये रीअरेंजमेंट नहीं दिखाई देगा। ये चीज वहां दिखाई देती है जहां बीटा अलग अलग हो। यहां तो बीटा इसे ले लो चाहे इसे ले लो, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ऐसी इसमें देख लो, ग्रुप के बगल में अल्फा बीटा, तो H और यहां से तो बीटा एक ही तो है इसमें। जहां बीटा एक से ज्यादा हो, आप कहेंगे कैसे? देखो यहां जो बीटा है, अगला वाला बीटा थोड़ी है, गामा है भाई। इसमें इधर भी बीटा था, इधर भी बीटा। तो जहां बीटा एक ही हो या बीटा सेम पोजीशन पर हो दोनों, वहां रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो यहां तो बीटा, इसके बाद और कोई बीटा ही नहीं, फिर तो गामा आ गया, है ना। तो इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। आपको लग रहा है ये बन गया, यहां से OH यहां से H, ये बन गया। ये गलत है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा। कैसे होता है पहले बता चुके हैं आपको। तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, जगह ले लेते हैं थोड़ी सी। देखो कैसे होगा, इधर आइए। ये आपके पास जो बन चुका है, इसका कर देंगे हम रीअरेंजमेंट। क्या कर देंगे बेटे? इसका कर देंगे रीअरेंजमेंट। तो आप कहेंगे कैसे कर दोगे रीअरेंजमेंट, जरा बताइएगा। देखो यहां पर आप देख रहे हो
कि ये तुम्हारे पास जो एल्कोहल है ना, इसमें क्या है, जैसे ही मैं इसको लेके चलता हूं, ये जो तुम्हारे पास एल्कोहल थी, ये थी, इसमें से आप OH निकाल दो। OH निकाल के सबसे पहले चेक करते हैं कार्बोकैटायन। तो बताइए, जब OH निकल जाएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो आप ये बताओ, ये कार्बन एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, मतलब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और अभी आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा था कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी है। तो आप देखो क्या पॉसिबिलिटी है इसके पड़ोस में से अगर माइग्रेशन हो जाए, कोई शिफ्ट हो जाए हाइड्राइड की या मिथाइल की या फिनाइल की, अगर ये शिफ्टिंग हो जाए तो क्या सेकेंडरी टर्शरी बन सकता है? तो आप क्या करेंगे, इसके बगल में से यहां से क्या होता है, जो एचाइन है वो यहां शिफ्ट हो जाता है और पॉजिटिव आयन यहां आ जाता है ना। इसको जैसे आपने मान लिया 1 नंबर, ये 2 नंबर है, तो इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां से क्या हुआ है, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, और जो हाइड्राइड H है ना, इसको कहो तो मैं ऐसे लिख लूं, तब जल्दी समझ में आ जाएगा। इस H को ऐसे लिख लो आप, ऐसे समझो। तो ये बताओ क्या होगा, ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एचाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब H माइनस, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो बताना ये कैसा दिखाई देगा, ये तो यहां से हट गया तो रह गया CH। तो जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां डेफिशिएंसी हो जाएगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस बॉन्ड से तो क्या बन जाएगा, H माइनस, वो इधर आ जाएगा, इधर आएगा, पॉजिटिव ऑलरेडी लिखा है और माइनस आ रहा है तो नलीफाई हो गया, ये बन जाएगा। अब बताओ ये ज्यादा स्टेबल था प्राइमरी, या ये कार्बन 2 से जुड़ा है ये सेकेंडरी? तो आप कहोगे ये मोर स्टेबल है। तो जब माइग्रेशन से, पड़ोस के माइग्रेशन से ऐसा लगने लगे कि पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, तो रीअरेंजमेंट कर देना चाहिए। तो ये बन गया। इसका मतलब आप कुछ मत करो, बस यहां OH लगा दो, है ना। ये तो आपको मालूम है इस समय क्या होगा, ये वाली एल्कीन नहीं बनेगी। अब डबल यहां पर आ गया ना ये चार्ज, तो आप क्या करेंगे, इसके बगल वाली पोजीशन पे यहां पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये ऐसे लगा देंगे, क्योंकि एल्कोहल एक तरीके से यहां नहीं इस पोजीशन पे आ चुका है, तो OH इधर से H लेके भाग जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गई। नहीं आया समझ में? फिर समझाता हूं। इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया तो पहले OH निकाल दिया करो, कार्बोकैटायन जो बना है उसे चेक करो कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर यहां से OH निकलेगा यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन तुम्हें मालूम है ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी में सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपने देखा इसकी पोजीशन पे, अगर मैं यहां से क्या करूं, इस एचाइन को इधर ले आऊं, हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 पोजीशन, तो ये जो हमारे पास बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये एचाइन इसे लेता है H, तो बता इलेक्ट्रॉन H ने लिया तो ये बन गया हाइड्राइड। तो ये H अगर बॉन्ड कट जाएगा तो यहाँ डेफिशिएंसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये H माइनस यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, H माइनस और ये प्लस है, नलीफाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो आप जानते हो ये सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल है। तो आप क्या करेंगे, आपने यहां से क्या हटाया था शुरू में, OH हटाया था, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया था। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां का मतलब है एल्कोहल एक तरीके से यहां पर है, द्वारा से रीअरेंज कर दिया। अब आपको मालूम ही है यहाँ अल्फा ये बीटा है, तो बताइए यहां से HOH लेना प्रेफर करेगा या इधर से?
यहां से करेगा तो 1 ब्यूटीन, यहां से करेगा 2 ब्यूटीन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये बनेगा। तो इसका मतलब यहां से OH ले जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर ये होगा। ये समझाना चाह रहा हूं। हो गया क्लियर? अब आप इस वीडियो को ढंग से पढ़ें, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको लगे अच्छा वीडियो बना है तो इसको लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, जिससे मोटिवेशन होता रहे।